मौसम सरमा जारी है, हमें मालूम है, और गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ महीनों से भी कह सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में तो सख्त सर्दी जारी है। और ये जो एक लहर है इसकी वजह से हर उम्र के अफराद मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इन्फेक्शन के जो मरीज़ हैं यहाँ जहाँ पे दीगर जो उम्र के हिस्से हैं उसके मरीज़ हैं, वहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में मुतासिर नज़र आते हैं। कई मरीज़ बुखार, खांसी, गले का दर्द, ज़ुकाम और इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब बच्चों को सर्दी से कैसे बचाया जाए और मुख्तलिफ जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं उसके हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट है, हमने कहा ज़रा इस पर एक सेशन ज़रूर रखना चाहिए। हमें डॉक्टर मकसूद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या राय दे सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो अनयूजुअल किस्म की सर्दी की लहर है जिसे हम गैर मामूली सर्दी कहते हैं, वैसे तो हर एज ग्रुप के लिए उसका एक असर होता है हर एज ग्रुप के ऊपर, लेकिन बच्चों के लिए बिलखुसूस हम कह रहे हैं कि इसका बड़ा असर होता है। तो एज ग्रुप में कैसे हम डिवाइड करेंगे बच्चों को और किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा नुकसानदेह या ज़्यादा वल्नरेबल वो एज ग्रुप होता है, इसको लेकर? लेकिन जब सर्दी शुरू होती है तो आपको पता है कि हर बंदा ही उससे अफेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे इसलिए उससे अफेक्ट होते हैं क्योंकि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो हर इन्फेक्शन को फाइट कर सकें। ठीक है। तो आप ये कहें कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर हर तरह के लोगों से ज़्यादा होता है। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक बच्चे को भी अगर इन्फेक्शन है तो वो बच्चा इन्फेक्शन कैच करेगा और पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करता रहता है। तो आपने जो स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उनकी एहतियात करनी है। अब दूसरा ये है कि अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ये दूसरा ग्रुप ये होता है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। और वो क्यों अफेक्ट होता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ से मिलने के लिए हर तरह के लोग घर आ रहे हैं और हर तरह के इन्फेक्शंस लेकर आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि किसको किस तरह का इन्फेक्शन है, हैंड वॉशिंग नहीं है, आके बच्चे को उठा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। अब उसमें किसी को फ्लू है, कफ है, तो डेफिनेटली अगर बड़ा जैसे मैं या आप हैं, हमें इन्फेक्शन होगा तो हम तो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो उस इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये रेफर करेंगे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको हर कोई टच ना करे, ना उठाए? बिल्कुल, डेफिनेटली यही है। एक तो ओवर क्राउडिंग को आपने अवॉइड करना है क्योंकि जैसे ही सर्दी ज्यादा होती है हर बंदे को फ्लू और कफ होता है। ठीक है। और आपने बच्चे को जिस बंदे को भी ये इन्फेक्शन है आपने एक दफा अगर उसको हैंड ओवर कर दिया तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर सकेगा। तो ज्यादातर बच्चे बीमार ही इसलिए होते हैं कि उनका एक्सपोजर बड़ों के साथ ज्यादा रहता है। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है कि अव्वल तो आपके घर में जो है वो इतने ज्यादा लोग आए ही ना कि उनका एक्सपोजर हो उनके साथ, और अगर एक्सपोजर हो गया है तो आप जो है वो बच्चे को एक सेफ साइड पे आइसोलेट करके रख दें ताकि मजीद इन्फेक्शन वो ना कैच करे। अच्छा, ये जो न्यू बॉर्न की आपने जो कि बात की बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब एक न्यू बॉर्न है वो अपनी जो भी खुराक ले रहा होता है अपनी माँ से ले रहा होता है, से ले रहा तो इन केस अगर मदर किसी इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार हैं तो क्या ये बच्चे के अंदर भी शिफ्ट कर सकती है, और या जो क्या कहना चाहिए जो नए पैदा होते हैं बच्चे उनके अंदर भी ये शिफ्ट हो सकती है? जो बच्चे मदर फीड के ऊपर होते हैं डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी जरा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि टॉप फीड के ऊपर होते हैं। और डेफिनेटली अगर मदर बीमार होगी तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बच्चे का मदर के इन्फेक्शन के साथ है। लेकिन जैसे इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, उसी तरह से मदर की जो एंटीबॉडीज हैं जो आप जिसको इन्फेक्शन से जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो भी मदर फीड के थ्रू बच्चे के अंदर जाती हैं। तो उससे भी इसीलिए उन बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो उन बच्चों से स्ट्रांग होती है जो कि टॉप फीड ले रहे होते हैं। तो अगर मदर को इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर तो माइनर इन्फेक्शन है तो हम मदर को रिकमेंड करते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप मास्क यूज करें व्हाइल हैंडलिंग द बेबी। हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता कि आप मास्क लगा के रखें, तो आप जितनी दफा भी बेबी को हैंडल कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं, तो उतनी दफा आप अपने हैंड वॉश करें, जो कि यूजुअली मदर्स नहीं करती हैं। वो आती हैं और बेबी को उठा के जो है वो अपने साथ लगा लेती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। अक्सर लोग खास तौर पे जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं इनकी बीमारी को बहुत ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं हैं। जैसे अगर उसको जुकाम हो गया तो कहते हैं अच्छा जी बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं, हमने ये देखा है कि ये भी एक टेंडेंसी है लोगों के अंदर, या अगर उसको खांसी हो रही है तो कहते हैं अच्छा ठीक हो जाएगा, चलता रहता है सिलसिला। तो कब या किस सूरत के अंदर आपको लगता है कि बच्चों की इन बीमारियों को बहुत सीरियस लेना चाहिए, खास तौर पे जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है, हमें मालूम है कि किस किस्म के इन्फेक्शंस मौजूद हैं यहाँ पे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम हॉस्पिटल में काम करें, इवन मेरे क्लिनिक पे भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एटिपिकल इन्फेक्शंस जो कि पहले इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते थे अब बच्चों में होना शुरू हो गए हैं। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि
माइनर सा भी फ्लू और कफ हो तो आपको पता है यूजुअली घर जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं कि कफ और फ्लू ठीक हो जाएगा, लेकिन आजकल आप छोटी सी चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इवन अगर माइनर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कफ है, फ्लू है, तो सिंपल चीज़ जो आप सबसे पहले कर सकते हैं ना वो तो ये है कि आप एक कफ सिरप दें बच्चे को और स्टीम दें। स्टीम वर्क्स अ लॉट, वो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए और एक मुफ्त की रेमेडी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल आप पानी गर्म करें, उसके अंदर नमक डालें और उससे स्टीम दें, उससे कफ को बहुत फर्क पड़ता है और इसके अलावा जो है वो फर्दर इन्फेक्शंस भी उससे कम होते हैं। अच्छा, एक तो ये एज ग्रुप है बच्चों का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हम वापस भी दोबारा आते हैं, लेकिन एक दूसरा जो एज ग्रुप फिर वल्नरेबल हो जाता है वो बुजुर्गों का हो जाता है। जो एक सर्टन एज से ऊपर लोग हो जाते हैं उनको भी ठंड ज़्यादा लगती है, नमूनिया वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो कैसे इसको प्रिवेंट करें और उसके लिए उनके लिए क्या एहतियातें हैं इसको लेकर? बच्चों की जो केयर होती है और जो बड़ों बुजुर्गों की केयर होती है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि सेम होती है, कि दोनों की ही जो है इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती और उनको प्रिवेंट करना होता है। बेसिक मेजर्स तो सबको पता है कि गर्म कपड़े पहना के रखें, घर को गर्म रखें, हीटर यूज़ करें, रूम गर्म होना चाहिए। जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ आपने प्रिवेंट करनी है वो ये कि ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करना है, गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और सर्दी में ये क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि सर्दी एज अ बूस्टर एक्ट करती है, वो आपके पास समझ लें कि एक ट्रिगरिंग एजेंट हो जाता है कि अगर ऑलरेडी किसी की इम्यूनिटी वीक है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो कैच करेगा और फिर पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन स्प्रेड होते जाएंगे। इसलिए बेसिक चीज़ जो आपने करनी है वो गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। कोविड के बाद लोगों ने बिल्कुल ही मास्क पहनना छोड़ दिए हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी ये मुकम्मल तौर पे खत्म तो हो ही नहीं सकता कहीं ना कहीं। और तो हमें ये भी बताइए कि आपकी जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं, खास तौर पे बच्चों को खाने के लिए जो चीज़ें माएँ देती हैं स्कूल जाते हुए, लंच बॉक्स वगैरह में डाल के कुछ दे दिया, क्या उसमें भी हम कुछ ऐसे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं जो बच्चे को इस किस्म के इन्फेक्शियस डिजीजेस से जिसकी हिफाजत करें, या फिर ठंड के लिए कुछ मुआवनत उनकी करें? दो कि बच्चे तो अपनी पसंद की चीज़ें और वो जैसे कहते हैं ना कि मन चला किस्म का खाना खाने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है, तो उस हवाले से क्या है? डेफिनेटली ऐसा ही है। आपको मैंने जो बेसिक चीज़ होती है ना वो आपकी इम्यूनिटी होती है। जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना आप इन्फेक्शन से जो है वो बचे रहेंगे। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या है, आजकल बच्चों की डाइट अच्छी नहीं है, जंक फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा हों। जैसे आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं लेते और वो इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनकी हैबिट नहीं बनाई होती। डेफिनेटली हमें अगर जापानीज खाना रोज़ खाने को मिले तो हम नहीं खाएंगे, तो आप बच्चों के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे ही हो गए। क्या टिप देते हैं आप डॉक्टर्स के, किस तरीके से बच्चों को खिलाएं? वैसे तो वो नहीं खाते बच्चे। जैसे ही बच्चों की वीनिंग स्टार्ट करें 6 मंथ्स के बाद, मैं तो अपने पेशेंट्स को वही कहती हूँ कि 6 मंथ्स के बाद ही आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनकी डाइट में ऐड कर दें। अच्छा। हर फ्रूट की प्यूरी बना के दें, हर वेजिटेबल की प्यूरी बना के दें। जितने वाइटामिन और मिनरल्स वो लेंगे उतनी ही उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, क्योंकि डेफिनेटली मेडिकेशन हर चीज़ का इलाज नहीं है। आपने जो है वो डाइटरी हैबिट अच्छी होंगी तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि मदर फीड 2 साल तक आप करवाएं तो उससे तो डेफिनेटली बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर होगी। सबसे ज़्यादा किस किस्म के मसाइल आपके पास आते हैं? बीइंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग किस किस्म के मसाइल के साथ बच्चों के आपके पास ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर जो ये सीजनल होते हैं, आपको पता है सर्दी स्टार्ट हो गई तो कफ और फ्लू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इनिशियली तो वायरल इन्फेक्शन होता है, काम ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सेल्फ मेडिकेशन करके पेशेंट्स को ले आते हैं, इसलिए। और वो जो वायरल इन्फेक्शन सिंपल वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो इसीलिए कन्वर्ट होता है। किस साइन पे आपको फौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए कि बच्चे को कफ अनकंट्रोल्ड हो? वैसे तो निमोनिया के डेंजर साइंस में हर एक को बताती होती हूँ कि बच्चा वॉमिट करना शुरू हो जाए, सांस थोड़ा सा भी तेज हो, अनकंट्रोल कफ हो जाए, फीड लेना छोड़ दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चा वैसे ही नहीं खा रहा कि गला खराब है। फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा खाना पीना छोड़ दे, फीड लेना छोड़ दे, वॉमिट करना शुरू हो जाए और सांस जो है वो तेज हो जाए तो आप फौरन बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाएं। जी, इसमें आपने घर में वेट नहीं करना। ठीक है रोशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई आपने साहब मौजूद मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई। डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद थी और इनका ये बताना था कि आप अगर एहतियात करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर है। हम